हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ साइन कन्वेंशंस, मतलब फोकल लेंथ जो होती है उसका हम साइन क्या लेंगे, मतलब वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो कुछ पार्ट्स की वैल्यू तो हमें गिवन होती है, तो उन पार्ट्स की वैल्यू अगर गिवन है, सपोज किसी की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, अब हम उसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आप उसे पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। इट डिपेंड्स कि आपका जो भी आप डिस्टेंस ले रहे हो, इट कैन बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट कैन बी इमेज डिस्टेंस, इट कैन बी फोकल लेंथ। तो ये सारी चीजें जो है वो मिरर के सामने की तरफ है या फिर पीछे की तरफ है, या एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था कि उस कार्टेशियन प्लेन को देख के भी आप बता सकते हो कि आपका जो भी आपकी डिस्टेंस जो आप ले रहे हो उन वेरियस डिस्टेंसेस को आप पॉजिटिव लेंगे या फिर नेगेटिव लेंगे। अब हमें देखना है एक फॉर्मूला। भाई हमें हमारी वैल्यूज मिल गई है, जब वैल्यूज मिल गई है और उन वैल्यूज का साइन भी मिल चुका है तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो होना ही चाहिए, एक वेल मैनेज फॉर्मूला होना चाहिए सो दैट कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। अब ऐसा तो है नहीं कि इंच टेप लेके बैठेंगे कि अच्छा इसकी डिस्टेंस इतनी है तो उसके अकॉर्डिंग मेजर कर लो, इसका पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को याद रखना है और कुछ पॉइंट्स है उस फॉर्मूले से रिलेटेड, उन सबको पढ़ने के बाद में आप बहुत इजीली न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर लेंगे मिरर से रिगार्डिंग। तो मिरर के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं होते, बहुत इजी होते हैं। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सो दैट कि उसके बाद आप बहुत इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सको। सो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो मिरर फॉर्मूला एक इस तरह का फॉर्मूला है जिसके अंदर आपको यूज करना है U, V एंड F, मतलब आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपकी इमेज डिस्टेंस एंड आपकी जो फोकल लेंथ है, इन तीनों के बीच का जो एक रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। अब इस रिलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? भाई इसको पढ़ने से पहले हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो हमें अगर हमारी वेरियस डिस्टेंसेस में से अदर कुछ डिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन जो है वो सिर्फ वो काफी नहीं है, या हमारे जो रे डायग्राम्स थे सिर्फ वो काफी नहीं है। अगर हम सिर्फ रे डायग्राम्स की बात करें तो उसके अंदर हमें ये तो पता चल जाता है कि जो हमारा इमेज है, जो हमारी इमेज है वो या तो आपकी उस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनने वाली है, या आपकी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की तरफ बनने वाली है, या जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के मिड में बनने वाली है। लेकिन इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी ये हमें नहीं पता होता कि भाई हमारी जो इमेज है वो पोल से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है या 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। ये चीजें हमें नहीं पता चलती, तो हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है। अगर हमें किसी भी इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉर्मूला चाहिए सो दैट कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिले। मतलब हम जो रे डायग्राम्स बनाते हैं, सपोज अगर मैंने एक रे डायग्राम बनाया है और इस रे डायग्राम के अंदर मुझे समझ में आया कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को जहां कहीं भी रखा था, सपोज ये मेरा F है, ये है मेरा C, अब मैंने जहां कहीं भी मेरा ऑब्जेक्ट को रखा था तो मेरी जो इमेज थी वो मेरी इमेज बनी है कहाँ, यहाँ कहीं बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के मिड में बनी है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हमारी जो इमेज अगर यहाँ बनी, चलो इमेज जो है वो नीचे की तरफ बनेगी, यहाँ ऐसे नहीं बन सकती हमारी इमेज, ठीक है, गलती से हमने ऊपर बना लिया, नीचे की तरफ ये हमारी इमेज बनेगी। क्यों बनेगी? बिकॉज ये तो रियल है, इन्वर्टेड है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ होगा और हमारी इमेज बनी यहाँ। अब क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है, इमेज बनी हमारी यहाँ। अब हमें क्या पता कि इमेज जो है वो पोल से कितनी डिस्टेंस पर है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। भाई हमने क्या देखा कि ये हमारा अगर पॉइंट है F वाला, ये हमारा है C, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा है फोकल पॉइंट, फोकस है, फोकल पॉइंट नहीं है, फोकस है, ठीक है। इस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के देखो मिड के अंदर हमारी इमेज बनी है। अब इस मिड के अंदर क्या यहाँ हमारी इमेज बनी है, या ये जो इमेज है ये यहाँ फॉर्म हुई है, या ये इमेज यहाँ फॉर्म हुई है, यहाँ हुई है, यहाँ हुई है, यहाँ हुई, कहाँ हुई है हमें नहीं पता ना, तो हमें उसी की एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है। और जब बात आती है एग्जैक्ट चीजों की तो हमेशा हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो बस इसी रिगार्डिंग हमारे पास में एक फॉर्मूला है, एक सिंगल फॉर्मूला है जिसको कि आपको यूज करना है और आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होने वाली है, इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होने वाली है। और एक और फॉर्मूला होगा जिससे हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारी इमेज की या हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होने वाली है। ये सारी चीजें जो है हम उन दो फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला है क्या, तो हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है भाई, दो टॉपिक है हमारे पास, एक है हमारा मिरर फॉर्मूला, दूसरा है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन दोनों ही फॉर्मूले के अंदर, एक मिरर फॉर्मूला हो गया, एक हो गया हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन, इसका भी फॉर्मूला है। दोनों ही फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व हो जाएंगे मिरर के, और दोनों ही फॉर्मूले बहुत ईजी है। दोनों को मिला के आपका U भी आ जाएगा,
उसी के अंदर आपका v भी आ जाएगा, उसी के अंदर आपका f भी आएगा, h ऑफ i भी आ जाएगा और h ऑफ o भी आ जाएगा। ठीक है, 5 थिंग्स थी हमारे पास, ये पांचों चीजें इसके अंदर आ जाएगी। इन्हीं 5 का तो हमने साइन कन्वेंशन भी पढ़ा था। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, तीनों के बीच का क्या है, ये एक रिलेशन है। किसमें? स्फेरिकल मिरर में। मिरर की बात हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारे पास में हमने बोला मिरर फॉर्मूला। क्यों कहा मिरर फॉर्मूला, नाम क्यों दिया? बिकॉज हम आगे जब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में तो हम लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे और उस लेंस के अंदर भी एक लेंस फॉर्मूला होगा। तो दोनों ही फॉर्मूले को हमें क्या नाम देना है? लेंस का है तो लेंस फॉर्मूला, मिरर का है तो मिरर फॉर्मूला। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल मिरर दैट मीन्स द फॉर्मूला विल बी कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब इस मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है? तो मिरर फॉर्मूला हमारा ये होता है कि 1/f, ठीक है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस होता है 1/v। मतलब अगर हम बात करें हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? वो होती है u। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है u। अगर हम बात करें हमारे इमेज की तो इमेज डिस्टेंस क्या होती है? इमेज डिस्टेंस को हम कहते हैं v। और हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो होती है, वो तो नाम से ही समझ में आता है, फोकल लेंथ है हमारी f। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है ये कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन है, इसको आप ना देखें, ये एक वर्ड में इसमें करेक्शन है। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। अगर वर्ड्स में हम देखेंगे तो क्या होगा? वर्ड्स के अंदर होगा ये कि 1/1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 1/u प्लस 1/ image distance that is 1/v is equals to 1/ focal length तो 1/f। ठीक है, ये होगा हमारा इमेज मिरर फॉर्मूला। नाउ मिरर फॉर्मूला कैन बी रीरिटन एज, मिरर फॉर्मूला को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है f इज इक्वल्स टू क्या होता है? r/2, या हम ये ले ले 2f इज इक्वल्स टू होता है हमारा r। कैसे होता है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय फोकल लेंथ। हमने जब हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था तो स्फेरिकल मिरर के अंदर हमने देखा था प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या था? एक था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक थी हमारी फोकस था हमारा, जिसके पोल से और फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? फोकल लेंथ थी। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हमने क्या कहा था? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा था। नाउ एक पॉइंट आपको और बताया गया था कि ये जो pf की डिस्टेंस है, p to f की जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस f to c की भी होती है। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं फोकल लेंथ अगर मेरी x है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? x एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 2x। ठीक है, सेम थिंग इज हियर कि r इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2f होता है। ठीक है, अगर मैं फोकल लेंथ को डबल कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलने वाला है। नाउ अगर मैं इसी को इसके अंदर पुट कर दूं, भाई हम वैल्यूज को रिप्लेस तो कर ही सकते हैं, मैथ्स के अंदर सब करते हैं, तो यही अगर हम वैल्यूज को रिप्लेस कर दे, यहाँ f की जगह मैं लिख देती हूँ, क्या लिख दो f की जगह पे? r/2। क्यों हुआ r/2? r इज इक्वल्स टू 2f है। अगर मुझे f की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? f इज इक्वल्स टू r/2 हो जाएगा, बिकॉज 2 विल बी ट्रांसपोज्ड, 2 कैन बी ट्रांसपोज्ड, और ट्रांसपोज होगा इट्स इन मल्टीप्लाई, सो इट विल चेंज टू डिवाइड, सो इट विल बी r/2। f इज इक्वल्स टू r/2 और मैं यहाँ f की जगह पे रिप्लेस कर देती हूँ r/2, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2/r इज इक्वल्स टू, सिर्फ ये चेंज हुआ है, f की वैल्यू हमने चेंज कर दी, r/2 लिख दिया, f को रिप्लेस करा, r/2 लिखा। एंड वी नो वेरी वेल कि जब डिवाइड के अंदर और हमारा एक फ्रैक्शन बन जाता है तो ये इसका क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल होता है। उसी रेसिप्रोकल की वजह से मैंने लिखा है 2/r इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी अगर कहीं देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी क्या है? हमारा मिरर फॉर्मूला ही है। मतलब 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 2/r भी हो सकता है और 1/f भी हो सकता है। क्यों होगा? बिकॉज r इज इक्वल्स टू 2f। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। इस मिरर फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे इमेज की या ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट कहीं रखा था, उससे जो इमेज बनी है वो किस पोजीशन पे है, वो कहाँ है, एग्जैक्ट वो पोल से कितने डिस्टेंस पर है। तो हमें पॉइंट्स में भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद भाई जो हम रे डायग्राम बनाते हैं, इट्स जस्ट एन आइडिया,
ये जस्ट एक आइडिया होता है आपका कि ठीक है हमारी जो इमेज है वो यहाँ कहीं बनेगी, लेकिन हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चलती। तो वो एग्जैक्ट पोजीशन हमें किससे पता चलेगी? द मिरर फॉर्मूला से पता चल जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लीनियर मैग्निफिकेशन। द नेक्स्ट थिंग इज लीनियर मैग्निफिकेशन। यहाँ मिरर फॉर्मूला की जगह आपको लिखना है लीनियर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? तो आप मुझे ये बताओ मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? ये वर्ड हमने पहले भी कहीं पढ़ा है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है चीजों को एनलार्ज कर देना, किसी को बड़ा कर देना, मैग्नीफाई कर देना। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास से हम क्या करते हैं? चीजों को हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो बस वही है, लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है चीजों को बड़ा करना, मैग्नीफाई कर देना। किसको बड़ा कर देंगे? तो अभी बताते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं एम से। भाई कौन सी चीज बड़ी होगी, कौन सी चीज छोटी होगी? रे डायग्राम के अंदर हमने सिर्फ एक चीज के बारे में कहा था कि ये चीज बड़ी है या ये छोटी है, ये हमें बताना है। कौन सी चीज थी वो? द साइज ऑफ इमेज। इमेज की साइज थी कि इमेज जो है वो बड़ी है या छोटी है। अब बड़ी है छोटी है हमें कैसे पता? अब मैं उसको बोल दूं भाई ये जो छोटी है, कैसे छोटी है? हो सकता है इससे भी छोटी ये हो जाए। कैसे छोटी है ये? तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे थे? ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे थे। ठीक है, जैसे ही आपने रे डायग्राम्स फॉर्म किए थे, तो रे डायग्राम्स के फॉर्म करने के साथ साथ में हमने क्या देखा था कि हमें कुछ 4 पॉइंट्स बताने थे कि जो हमारी इमेज बनी है वो रियल है या वर्चुअल है। हमारी जो इमेज है वो कौन सी पोजीशन पे है, हमारी इमेज जो है वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, हमारी जो इमेज है वो लार्जर है और स्मॉलर है। बट लार्जर और स्मॉलर किसके कंपैरिजन से देखा था? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन से देखा था कि हमारी जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली लार्जर है या स्मॉलर है। मतलब अगर इमेज हमारी, ऑब्जेक्ट हमारा है इतना और अगर हमारी इमेज है इतनी, तो हम क्या कहेंगे? इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और वही अगर मैं अपनी इमेज को इतना बड़ा कर लेती हूँ तो मैं क्या कहूंगी? माय इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो बस मैग्निफिकेशन किसका हो रहा है? मैग्नीफाइंग कौन हो रहा है? मैग्नीफाई हो रही है हमारी इमेज as compared to the object, क्योंकि comparison is the most important thing when you are talking about smaller thing or larger thing। अब मैं अगर बोल दूं कि ये जो पेन है ये बहुत छोटा है, अब इससे बड़ा पेन होता है क्या? हमें नहीं पता। लेकिन अगर मैं एक कोई और दूसरा पेन लेकर आऊंगी और उसी को कंपेयर करूंगी तो मैं देख सकती हूँ कि हाँ ये जो है ये हमारा बड़ा है, जो पेन है वो बड़ा है या छोटा है। ठीक है, सेम वैसे अगर हम फोन की बात करें तो भाई फोन तो पूरे दिन हम हाथ में लेके घूमते हैं, उसको भी तो हम देख के बोल देते हैं ना कि जो आईफोन 4S थे, हमारे आईफोन 4 थे, आईफोन 5 थे, क्या साइज में थोड़ा छोटा है। किसके कंपैरिजन में छोटा है? भाई हमारे हाथ में आ रहा है, छोटा कैसे हो गया? छोटा का मतलब तो इतना सा होना चाहिए था, तो ये छोटा कैसे हो गया? लेकिन जब हमने उसको दूसरे फोन से कंपेयर किया तब हमने कहा कि हमारा ये जो आईफोन है ये छोटा है एज कंपेयर टू द अदर फोन्स। बट सेम थिंग इज हियर कि जब हम कंपैरिजन करेंगे इमेज एंड ऑब्जेक्ट का, तब हमें पता चलेगा कि हमारी इमेज जो है वो छोटी है या फिर बड़ी है। इट कैन बी लार्जर ऑल्सो, ऐसा नहीं कि लार्जर नहीं हो सकती, ये लार्जर हो सकती है। ठीक है, चलिए नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। भाई लीनियर मैग्निफिकेशन हम किसके रिगार्डिंग देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं साइज ऑफ इमेज। जब हम साइज की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ इमेज और ऑब्जेक्ट है हमारे पास साइज के लिए, कंपैरिजन भी हम उन दो का कर रहे हैं। और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो मैथ्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। अब उनका जब कंपैरिजन करते हो तो आप क्या करते हो? हमेशा हम लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बस हमें यहाँ भी यही करना है, हमें क्या करना है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है। इट विल बी द लीनियर मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी द लीनियर मैग्निफिकेशन। और इस लीनियर मैग्निफिकेशन को, मैग्निफिकेशन है तो m से डिनोट करेंगे हम इसे। ठीक है, मैग्निफिकेशन से m याद रखना है हमें कि हम लीनियर मैग्निफिकेशन को डिनोट किससे करेंगे? m से करेंगे। सो m इज इक्वल्स टू h ऑफ i अपॉन h ऑफ o। ठीक है, h ऑफ i मींस हाइट ऑफ इमेज, h ऑफ o मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को बुक्स के अंदर जब आपको नजर आएगा तो ये आएगा h2 अपॉन h1। h1 पहले क्यों आया? बिकॉज h1 क्या होता है? ऑब्जेक्ट की हाइट है, और ऑब्जेक्ट ही तो पहले आता है हमारे पास, उसके बाद आती है हमारी इमेज। दैट इज व्हाई हमने उसको लिया h2। लेकिन अगर ये नहीं याद है, कंफ्यूजन रहे, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमें पहले लेनी है इमेज की हाइट, आफ्टर दैट हमें लेनी है ऑब्जेक्ट की हाइट। अब ये भी याद नहीं रहे तो आई और ओ तो हमें पता ही है कि अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आई हमारा पहले आता है, और जब आई पहले आता है तो हम इमेज की हाइट को पहले ले लेंगे और नीचे की तरफ हम किसे लेंगे? ऑब्जेक्ट की हाइट को लेंगे। सो आपको ये फॉर्मूला आई होप कि अब लर्न हो जाएगा।
अब इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। सो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्यों? न्यूमेरिकल सॉल्व करते ही यही दो फॉर्मूले आपके काम आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो लीनियर मैग्निफिकेशन है ये 1 के इक्वल कब होगा, ये ग्रेटर कब होगा और ये स्मॉलर कब होगा। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? सिंपल सी चीज है, जब हम बात करते हैं 1/2, अगर हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, अगर हमारा डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर होता है हमारे न्यूमरेटर से, तो क्या होता है, जो आंसर होगा वो हमेशा कैसा होगा, हमारा पॉइंट्स में आने वाला है। अब इसका आंसर कैसे आएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इट इज लेस देन 1। क्लियर? बट अगर हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल हो जाता है, न्यूमरेटर इज 2, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 2, दैट मीन्स आंसर विल बी 1। अब ये इक्वल कब होगा, जब हमारा H2 और H1 इक्वल होगा। H2 एंड H1 अगर हमारा इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स की लीनियर मैग्निफिकेशन विल बी 1। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके तीनों पॉइंट्स को देख लेते हैं, सो दैट कि हमें पता चल जाए कि हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो 1 कब होने वाला है, 1 से कम कब होगा, 1 से ग्रेटर कब होगा। सो जब हमारा H2 इज ग्रेटर देन H1, H2 मीन्स H ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमारी इमेज की हाइट ग्रेटर हो जाती है, दैट मीन्स की मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1। मैग्निफिकेशन जो होगा वो 1 से ग्रेटर हो जाएगा। कब होगा, जब इमेज की हाइट जो है वो बड़ी हो जाएगी। नाउ m इज इक्वल टू H2/H1, पता है ये हमें, जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सपोज मैं बात करती हूँ 8/10, तो ऑब्वियसली बात है इसका मतलब क्या होता है, सॉरी H2 इज ग्रेटर, तो 10/8। ठीक है, अगर हम डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन की बात करें, इट मींस क्या होता है 10 डिवाइडेड बाय 8, और जब हम इसको डिवाइड करने बैठेंगे तो क्या होगा, 8 1 जा 8 और ये रिमेनिंग रहेगा हमारे पास 2। ठीक है, 1 तो आ चुका है, अब जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, दैट मींस इट इज ग्रेटर देन 1। क्यों हुआ, बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ भी तो यही है H2/H1, इफ H2 इज ग्रेटर देन H1, दैट मीन्स कि हमारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा वो ग्रेटर देन 1 होने वाला है। नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हेन H2 इज इक्वल्स टू H1, अगर हमारा H2 H1 के इक्वल होता है, H2 अगर H1 के इक्वल होता है तो क्या होगा, H2 अगर H1 के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब मैं एक को रिप्लेस कर दूं, मैं इसको लिख देती हूँ H2/H2, इट कैन बी कैंसल इट आउट एंड आंसर विल बी 1। दैट मीन्स की लीनियर मैग्निफिकेशन विल बी 1। लीनियर मैग्निफिकेशन जो होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब H2 और H1 जो है दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। भाई सिंपल सी चीज है, 5/5 आप क्या लिखते हो, आंसर होता है 1 आपका। 10/10 है तो भी आपका आंसर क्या होता है, 1 होता है। बस हो गया, H2 और H1 अगर इक्वल है, दैट मीन्स H2/H1 जो है दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड आंसर विल बी 1। नाउ द थर्ड थिंग इज कि अगर आपका H2 जो है, H2 इज लेस देन H1, H2 इज लेस देन H1 का मतलब क्या होगा कि जो आपकी हाइट है इमेज की, जो आपकी हाइट है इमेज की, अगर वो छोटी हो जाए आपके ऑब्जेक्ट के हाइट से, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट से आपके इमेज की हाइट जो है वो छोटी हो जाए, तो क्या होगा, तो होगा ये कि हमारे पास जो फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू H2/H1, ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ऑलरेडी हमने 2 केसेस में देखा ही है। नाउ इसके अंदर क्या हो जाएगा, H2 जो है वो स्मॉलर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें हमारे फ्रैक्शन की, तो मैं बात कर रही हूँ H2 छोटा है, H2 छोटा है मतलब कौन छोटा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो देखो क्या हो रहा है, H2 अगर हमारा छोटा है, सपोज मैंने लिया 5/7, तो क्या होगा, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है, दैट मीन्स कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं, अगर मैं इसी को डिवाइड कर देती हूँ, भाई फ्रैक्शन का मतलब ही होता है डिवाइड करना, डिवाइड करा तो आंसर किस में आएगा मेरा, ऑलवेज पॉइंट्स में आएगा। देखो जो फर्स्ट वाला था उसके अंदर हमारा आंसर कैसे आ रहा था, हमारा आंसर आ रहा था 1 पॉइंट समथिंग। सेकंड में क्या हुआ था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो गए थे, तो हमारा आंसर क्या आया था, 1 आया था। नाउ द थर्ड थिंग कि जब हम न्यूमरेटर को छोटा कर देंगे, डिनोमिनेटर को अगर बड़ा कर देंगे, तो क्या होगा, आंसर जो होगा वो डायरेक्टली हमारा पॉइंट्स के अंदर आने वाला है। तो देखो स्मॉलर 1 कौन सा हुआ, स्मॉलर 1 हुआ दिस वन। दैट मीन्स कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो होगा वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। कब होगा 1 से छोटा, जब हमारा H2 जो है वो H1 से लेसर हो जाएगा। H2 इज लेसर देन H1। H1 से जैसे ही H2 हमारा छोटा होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा ये कि लीनियर मैग्निफिकेशन भी क्या है, 1 से स्मॉलर हो चुका है। देखो आपको क्या चीजें याद रखनी है इन तीनों के अंदर, तीनों हमने पढ़ लिए हैं। इन तीनों केसेस में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा वो 1 कब होने वाला है, वो 1 से ग्रेटर कब होने वाला है, 1 से स्मॉलर कब होने वाला है।
तो कब होगा, तो बस हमें फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको याद रखना है कि जब हमारा H1 और H2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल होंगे तो दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने की वजह से जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा वो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा H2 जो है वो बड़ा हो जाता है, H2 मतलब हमारा जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स कि हमारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो भी क्या होगा, 1 से ग्रेटर हो जाएगा। और अगर हमारा H2 जो है वो स्मॉलर हो जाता है H1 से, तो क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो पॉइंट्स में आएगा, दैट मीन्स वो भी 1 से छोटा हो जाएगा। यहाँ वो 1 से ग्रेटर हो रहा था, यहाँ 1 से क्या हो रहा है, लेसर हो रहा है। और वही अगर H2 को मैं इक्वल कर देती हूँ H1 से, तो हमारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। ठीक है, अब रटने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद है H2/H1। अब हमें क्या याद रखना है, हमें फ्रैक्शन से देखना है। तो फ्रैक्शन से आप जब इसको कंपेयर करोगे, सो यू विल गेट टू नो कि हमारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो 1 होने वाला है, लेसर होने वाला है या ग्रेटर होने वाला है। इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है, और इसको अपने ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में सेट हो जाएगा और उसके बाद आप इसमें थरर हो जाएंगे। चलिए, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मैं आपको 2 मोर केसेस बताती हूँ। 2 और केसेस क्या हो सकते हैं भाई, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा। मिरर फॉर्मूला के साथ साथ में जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन है वो क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन कब हमारा 1 होगा, कब 1 से लेसर होगा, कब 1 से ग्रेटर होगा, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। अब हमें देखना है कि हमारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, क्या हम उसको देख के बता सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो किस तरह से बनी है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि हमारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव है, तो क्या आप बता देंगे कि आपकी जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड होने वाली है या वर्चुअल और इरेक्ट होने वाली है। अब सोचो मैम ही क्या बात कर रही है कि हम तो H2H1 का फॉर्मूला चेक कर रहे थे, अब फॉर्मूले की जगह अगर वैल्यू आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा। तो बिल्कुल पता चलेगा कि M जो है अगर वो नेगेटिव होता है या अगर वो पॉजिटिव होता है तो आपकी जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ये भी हम देख के बता सकते हैं। कैसे बता सकते हो, तो भाई हमें ये तो पता है कि हमारा जो H1 होता है ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट होता है। कभी भी हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ नहीं होगा। हमारा ऑब्जेक्ट कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ नहीं होगा, वो हमेशा कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ होगा। और जब वो अपवर्ड में होगा तो डेफिनेटली हमेशा जो H1 होगा वो कैसे आ जाएगा, H1 हमेशा आएगा पॉजिटिव। H1 हमेशा कैसे आएगा, हमारा पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, इतनी बात तो हमें क्लियर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है हमारा H2। अगर हमारी जो हाइट जो है H2 जो है इमेज की, अगर ये नेगेटिव होती है, दैट मीन्स कि क्या होगा, हमारा जो M है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। देखो M का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू H2/H1। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, एक नंबर अगर नेगेटिव है दैट मीन्स कि पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो जो H1 है वो तो पॉजिटिव था, तो ठीक है हमने यहाँ पॉजिटिव साइन लगा दिया इसके सामने। H2 क्या है, अब मैं H2 को ले रही हूँ नेगेटिव है, H2 को जस्ट मैं एज्यूम कर रही हूँ। H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ होता है, वो कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जो H2 है ये अगर मैंने बोला कि माइनस में, ये जस्ट मैंने एज्यूम किया है कि अगर हमारा H2 माइनस में है तो क्या होगा, ये जो ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। भाई ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा, हमारा आंसर होने वाला है नेगेटिव -H2/H1। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गया आई होप। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कैसा आया, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमारा आया नेगेटिव। ठीक है, अब लीनियर मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमारी जो इमेज थी, देखो हमने क्या एज्यूम किया था, H2 जो है वो माइनस है, दैट मीन्स हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनी है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमारी इमेज कब बनती है, हमारी इन द सेंस मिरर के अंदर इमेज कब बनती है नीचे, वो बनती है जब इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड होती है। रियल एंड इन्वर्टेड होगी तब क्या होगा, इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनेगी। दैट मीन्स कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को हमेशा उसकी जो हाइट होती है वो नेगेटिव होती है। अभी हमने जो एज्यूम किया था उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग यही था कि हमारी जो इमेज की हाइट है वो हमने कैसे ली, नेगेटिवली। दैट मीन्स हमारी इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अब जब हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो देखो हमारा मैग्निफिकेशन जो था, लीनियर मैग्निफिकेशन जो था वो कैसा आया, वो भी क्या आया, नेगेटिव आया। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब हमने क्या किया, अब हमने किया ये कि हम एक काम करते हैं कि जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन है
उसका फॉर्मूला तो सेम ही होता है, H2/H1, ठीक है। H1 हमेशा कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसको देखना ही नहीं है। अब मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि मेरा जो H2 है, जो इमेज की मेरी हाइट है, वो मेरी आ रही है पॉजिटिव में। मैंने कोई आंसर देखा होगा कहीं पे, तो मुझे लगा कि भाई मेरी इमेज जो है उसकी हाइट क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो है उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये देखो लीनियर मैग्निफिकेशन भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये भी देखो, ये प्लस में, ये भी प्लस में है, तो पॉजिटिव हमारा आंसर आया ना। जब ये आंसर हमारा पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये कि हमने अज्यूम किया था कि हमारी जो हाइट है इमेज की, वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। अब अगर हाइट जो है इमेज की वो पॉजिटिव कब होती है, वो तब होती है जब आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल हो और इरेक्टेड हो। वर्चुअल और इरेक्ट होगी अगर आपकी इमेज की हाइट, तो ही ये जो इमेज है उसकी हाइट को आप पॉजिटिव ले पाएंगे, अदरवाइज आपको उसे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमने इसको पॉजिटिव लिया था। पॉजिटिव का मतलब है कि इमेज हमारी कहाँ बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बनी है। दैट मीन्स ये इमेज क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। अब देखो, जब हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट थी, तो लीनियर मैग्निफिकेशन भी कैसा आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव आया, कब आया, जब हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। क्लियर है ये चीज। तो अब अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं, मैंने आपको कहा कि आपका जो लीनियर मैग्निफिकेशन है ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि आपकी जो इमेज है वो कैसी है, तो आप फटाक से बोल दोगे कि मैम हमने तो पढ़ा था कि यहाँ पर जब पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। और H2 पॉजिटिव कब होगा, जब आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्टेड होगी। नाउ जब हमारा M पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, हमारी जो इमेज की हाइट होगी वो भी पॉजिटिव ली है हमने। दैट मीन्स हमारी इमेज क्या है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि M जो है वो आपका नेगेटिव है, आपका जो M है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स कि क्या होगा, M अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब जब ये लीनियर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव हो गया है, दैट मीन्स कि आपकी इमेज कैसी बनेगी, आपकी इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी हमारी। क्यों बनी, सिर्फ मैंने मैग्निफिकेशन को देख के बता दिया, सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन को हमने देखा कि भाई जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन है ये नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा, इमेज जो बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। देखो सिर्फ इनको रिलेट करना है दोनों चीजों को, और आपको ये याद रखना है कि जब हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है तो हमारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव होता वो नेगेटिव होता है। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं कि अगर मेरा लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो भी क्या होगा, मैं कह सकती हूँ कि मेरी इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। सेम थिंग इज विद द पॉजिटिव वन, कि अगर मेरा लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि मेरी इमेज हमेशा क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और वैसे ही अगर मैं इसका अपोजिट बोल दूं कि अगर एक इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो बताओ लीनियर मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी और ये चीज क्लियर भी होगी। सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल है, सिर्फ इतना याद रख लो कि भाई हमारी जो इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कब बनती है, जब हमारी इमेज वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। और उसी केस में लीनियर मैग्निफिकेशन भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे ही हम इसका रिवर्स कर देते हैं कि हमारी जो इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनी है, इसका मतलब क्या है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। दैट मीन्स हम हमारी इमेज को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो हम लीनियर मैग्निफिकेशन को भी क्या लेंगे उस टाइम पे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ एक बार इस थ्योरी पे कि थ्योरी आपको क्या बोल रही है। ये थ्योरी ये कह रही है कि व्हेन द इमेज इज रियल, जब आपकी इमेज रियल है एंड इट इज इन्वर्टेड, जब ये इन्वर्टेड भी है, द इमेज लाइज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज जो हमेशा कहाँ होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी। दैट इज वाई जो हाइट होती है इमेज की उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। कब लेंगे, जब रियल और इन्वर्टेड है। एज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। दैट इज वाई जब हमने m फाइंड आउट किया था क्या आया था, नेगेटिव आया था, जो हमने अभी आपको बताया था। दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव व्हेन द इमेज इज रियल। कन्वर्सली इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है, when linear magnification is negative, the image formed by concave mirror must be real and inverted. It must be real and inverted. ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है होगी तो ठीक है, नहीं। जब ये नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा, हमारी इमेज जो है वो ऑलवेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। चलिए द नेक्स्ट थिंग इज अगेन देखो वही सेम चीज है कि जब हमारा H2 जो है, H2 मतलब हाइट ऑफ इमेज, इफ इट इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और हाइट पॉजिटिव कब होती है, जब हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, ठीक है।
चलिए, आई होप कि आपको लीनियर मैग्निफिकेशन समझ में आ गया होगा। नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास में। देखो हमने आज क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं 2/r लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा मिरर फॉर्मूला, दैट इज mf। अब आते हैं हम लीनियर मैग्निफिकेशन पे, दैट इज lm। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या था, m इज इक्वल्स टू h2/h1, या हम बोल सकते हैं hi/ho। ठीक है, या हम इसी का एक और फॉर्मूला है हमारे पास में, इसको एक और चीज से हम डिनोट कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं -v/u। इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। देखो क्या बोला, द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज आल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और आपकी इमेज डिस्टेंस दोनों से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसका एक और फॉर्मूला गिवन है और जो कि आपको लर्न रखना है। ये फॉर्मूला भी आपको लर्न रखना है, ये फॉर्मूला भी आपको लर्न रखना है। इसी फॉर्मूले पे आपके क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे। अब सोचो न्यूमेरिकल कैसे बेस्ड होंगे, तो आ जाओ न्यूमेरिकल करवा देते हैं आपको, एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे सो दैट कि आपको ना न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो ना ही आपको थ्योरी के पार्ट में प्रॉब्लम हो। चलिए, now the question is an object of height 1.2 meter, object of height 1.2 meter, that means object की height क्या है, गिवन है। तो हमारी object की height क्या हो गई, देखो हमारा गिवन पार्ट में यहाँ आपको लिख रही हूँ। ठीक है, हमारा जो गिवन पार्ट है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन है h1 that is 1.2 मीटर। ठीक है, और हाइट हमेशा हम कैसे लेते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है, अपवर्ड में है, तो अपवर्ड में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नाउ इट इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये कॉन्केव मिरर के सामने की तरफ है, कॉन्केव मिरर ये था हमारा, इसके सामने की तरफ अगर कोई फोकल लेंथ है, मतलब कहाँ है, अगर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन मानूं, अगर ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन पे क्या है, देखो कॉन्केव मिरर है हमारा, जिसके यहाँ पर देखो क्या है, पॉलिशिंग कर रखी है, फोकस हमारा यहाँ होता है, यहाँ होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ अब इन्होंने क्या बोला, फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो हमारी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इट इज 20 सेंटीमीटर और -20 सेंटीमीटर, तो ये हमेशा होगी -20 सेंटीमीटर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग क्या है, देखो ये वाला x जो होता है पॉजिटिव लाइन होती है और इस तरफ वाले के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। सारे नंबर्स यहाँ जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, दैट इज वाई जो फोकल लेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर। और वैसे भी ये इसके सामने की तरफ है, मिरर के सामने की तरफ है, तो क्या होगा, 20 जो है वो माइनस में आएगा। सो दैट रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। रियल इमेज बनी है, रियल इमेज कहाँ बनी है, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनी है, इमेज फॉर्म हुई है। इमेज कहाँ हुई है, सपोज अगर ये जो है हमारा ये था 20 पे, -20 पे था, ठीक है, अब ये -20 पे था तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। हमारी इमेज कहाँ बनी है, 60 सेंटीमीटर पे बनी है, और रियल इमेज हमेशा किस में आती है, नेगेटिव में आती है। दैट मीन्स कि यहाँ कहीं हमारी जो है वो इमेज बनी होगी। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम v की बात कर रहे हैं, पोल एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इमेज की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इमेज की डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं v से, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। यू हैव टू चेक कि आपका जो नंबर है, जो भी आपको गिवन है, वो सारा का सारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बिना आप इसको नहीं लिख सकते। और अगर सपोज आपने गलती से लिख भी दिया है, डायरेक्ट इनको प्लस में लिख दिया, जो नंबर गिवन है वो लिख दिया है, इसका मतलब है आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होने वाला है। सो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नंबर्स है आपको इनको कैसे लिखना है, पूरा अच्छे से चेक करके देन उनके साइन प्लेस करने हैं कि हाँ ये नंबर पॉजिटिव में आएगा या ये नंबर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि ये चीज क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट अगेन। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम द पोल, दैट मींस कि u बताना है आपको। चलो u पे आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इमेज की हाइट क्या होगी, इमेज की हाइट क्या होती है, इमेज की हाइट होती है h2, या हम ले सकते हैं hi। अगेन यहाँ पे भी क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, अब सोचो हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास है v, हमारे पास है f, h1 भी है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, u फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो क्या गिवन है, हमें गिवन है हमारा h1, f गिवन है और v गिवन है, और u हमें फाइंड आउट करना है और h2 फाइंड आउट करना है। ये तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, टू फाइंड। अब यहां से फॉर्मूला एक बार चेक कर लो।
मैथ्स के अंदर यही करते हैं, फॉर्मूला चेक करते हैं कि कौन से फॉर्मूले के अंदर हमें वो सारी कंटेंट्स मिल जाएंगे, सारी वैल्यूज मिल जाएगी, उसके बाद हम उसको पुट कर देते हैं। द सेम थिंग इज हियर। अगर सपोज मैं यहाँ पर H2 H1 इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U फॉर्मूला लेती हूँ, तो मेरे पास में H1 तो गिवन है, ठीक है, H2 गिवन नहीं है और U गिवन नहीं है, तो कैसे पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये फॉर्मूला एक बार चेक कर लेते हैं। इस फॉर्मूले में देखो U हमें फाइंड आउट करना है, बिल्कुल करना है। F हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है। क्या V गिवन है? बिल्कुल गिवन है। तो क्या हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज हमें सिर्फ ये एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी वैल्यूज जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U, ठीक है। 1 अपॉन F मतलब क्या था? -20, तो 1 अपॉन आ जाएगा -20 इक्वल्स टू 1 अपॉन V मीन्स क्या है हमारा? -60 है। चलिए -60 नाउ प्लस 1 अपॉन U तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इस नंबर को ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे इस तरह का नंबर हमें मिल जाता है, हम क्या करते हैं? इसको ट्रांसपोज करते हैं। भाई लीनियर इक्वेशंस पढ़ी है ना, बहुत अच्छे से पढ़ी है हमने, कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी, तो हम क्या करते थे? x को एक तरफ रखते थे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते थे। तो सेम थिंग इज हियर, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो रिमेनिंग वाले कॉन्स्टेंट्स है उनको एक साइड ले जाओ। 1 अपॉन, ये देखो ये नेगेटिव में है तो ये इधर जाती क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा। 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन -20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन U। ये इस प्लस में क्यों आया? बिकॉज इसको ट्रांसपोज कर दिया गया। आफ्टर ट्रांसपोजिंग वी हैव टू चेंज द साइन। तो अगर ये प्लस में है, माइनस में है, दैट मीन्स इट विल चेंज टू प्लस। चलिए नाउ 1 अपॉन 60 प्लस माइनस विल बिकम माइनस 1 अपॉन 20 इक्वल्स टू आ गया हमारा 1 अपॉन U, ठीक है। नाउ टेक द LCM ऑफ 60 and 20, it will be 60. Now 60 divided by 60, 1 multiply 1 is 1 minus 20 divided by 60 divided by 20, it will be 3 multiply by 1 is 3। चलिए equals to 1 upon U। Now अब क्या करना है? अब जस्ट माइनस कर दो, 1 minus 3 will be -2 not +2 because greater number is 3, -2 upon 60 equals to 1 upon U। कैंसल आउट कर दो, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2 एंड 60 को डिवाइड करेंगे 2 से, इट विल बी 30। -1 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन U। -1 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन U। जस्ट इनको क्या करना है? हमें रिवर्स कर देना है। क्यों रिवर्स करना है? बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ U एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन U, ठीक है। सो U इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो क्या होगा? -30 इज इक्वल्स टू हो जाएगा U। सो द वैल्यू ऑफ U इज -30। द वैल्यू ऑफ U इज -30। मिल गई हमें इसकी वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है HI की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स कि हमें फाइंड आउट करनी है द हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ अगेन देखो हमारे फॉर्मूले पे आ जाओ। अब देखो हाइट का फॉर्मूला तो ये एक ही है, इसी में से लगाना पड़ेगा और यही लगाना पड़ेगा। अब देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? H1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी H2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। H1 हमें गिवन है, V हमें गिवन है, U अब हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो बस प्लेस कर दो। चलिए नाउ वी हैव द फॉर्मूला H2 अपॉन H1 इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज अगेन, रिप्लेस करनी है वैल्यूज को। चलिए अब हम इसका पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं सो दैट कि आपको पता चल जाए। फर्स्ट हमारा ये हो गया, आफ्टर दैट हमें क्या करना है? सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करना है। H2 अपॉन H1 इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। नाउ H2, द वैल्यू ऑफ H2 इज, वैल्यू ऑफ H2 हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसे एज इट इज प्लेस कर देंगे अपॉन द वैल्यू ऑफ H1 इज 1.2। चलिए ये लिख दीजिए 1.2 इक्वल्स टू, अब क्या होगा? माइनस V अपॉन U, माइनस एज इट इज V मीन्स देखो -60 एंड U क्या है? U हमने देखो अभी फाइंड आउट किया है, U इज 30, -30, U is -30। Now H2 upon 1.2 equals to minus will become plus, that means it will be 60 upon -30। Now 0 cancel, 3 1s are 3, 3 2s are 6। H2 upon 1.2 equals to आ जाएगा -2। अगेन जस्ट ट्रांसपोज द वैल्यू, ट्रांसपोज 1.2, इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो H2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 multiplied by 1.2। So your answer will be H2 is equals to
जस्ट 1.2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल बी -2.4 मीटर। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। हमने यहाँ देखो H1 में हमारी यूनिट क्या थी, मीटर थी, तो बस हम वहां भी क्या लगा देंगे, हम उसमें भी लगा देंगे मीटर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। देखो हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, हमने जस्ट किया ये है कि जो भी पार्ट गिवन था वो हमने लिख दिया, बट लिखते टाइम क्या ध्यान रखा, द साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नाउ आफ्टर राइटिंग द गिवन पार्ट यू हैव टू राइट व्हाट यू नीड टू फाइंड। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, U एंड H2 मीन्स द हाइट ऑफ द इमेज। अब हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला हमारे पास मिरर के लिए सिर्फ दो फॉर्मूले है हमारे पास में और हमें पता है कौन से है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वी हैव जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ u। क्लियर है? चलिए आफ्टर दैट हमने क्या किया, u की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, v की वैल्यू देखो ऑलरेडी गिवन है, H1 की वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन थी, हमें फाइंड आउट क्या करना था, H2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। दैट मीन्स वी हैव द फॉर्मूला H2/H1 इज इक्वल्स टू -v/u। लीनियर मैग्निफिकेशन में हमने पढ़ा है कि इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अभी भी क्या करना है, जस्ट हमें वैल्यूज को रिप्लेस करना है, सॉल्व करना है, एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर, दैट इज H2 इज इक्वल्स टू -2.4 मीटर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में यही बताना था, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो हमारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट -30 सेंटीमीटर पे है। देखो इसको भी यूनिट लिखनी है, यहाँ पर भी -30 सेंटीमीटर पे है हमारा ऑब्जेक्ट, इसीलिए हमारी इमेज कहाँ बनी थी, -60 सेंटीमीटर पे बनी थी। नाउ हाइट क्या है हमारी इमेज की, -2.4 मीटर। यहाँ देखो हाइट क्या थी, 1.2 मीटर। दैट मीन्स कि क्या हुआ, इमेज जो है वो ग्रेटर हो जाएगी हमारे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट तो बेचारा छोटा है, बट जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डबल। और कॉन्केव मिरर में हमने एक ये चीज पढ़ी भी थी, ये चीज हमने पढ़ी थी कि जब भी हम, कहाँ पढ़ी थी ये, कि जब भी हम एक इमेज को रखते हैं, चलो इसके नया ले लेते हैं एक, ठीक है, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। जब भी हम हमारी इमेज को, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है, जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को रखेंगे किसके मिड में, C एंड F के मिड में, मतलब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में, ठीक है, ये हमारा हो गया F, ये हो गया हमारा C। जैसे ही हम हमारी इमेज को यहाँ रखने वाले हैं तो हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखने वाले हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, वो हमेशा बनेगी इस C के बाद में। नहीं होता, बना के देख लो, देखो यहाँ से ये गई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, ये कहाँ चली जाएगी, फोकस से होके निकलेगी। ठीक है, इतनी बात तो हमें क्लियर है। आफ्टर दैट क्या होगा, यही लाइन जो है देखो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमें आते हुए नजर आ रही थी, तो उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर निकल भी जाएगी, पाथ चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे, आगे बढ़ाने पे क्या मिला कि ये कहीं ना कहीं जाके ज्वाइन हो रही है, और कहाँ जाके ज्वाइन हो रही है, तो ये यहाँ ज्वाइन हो रही है। अब जो हमारी इमेज है, क्या ये ग्रेटर नहीं है ऑब्जेक्ट से, बिल्कुल है, ठीक है, और ये कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में है। तो देखो अब ये थोड़ा सा हो सकता है एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है, जस्ट एक आइडिया है, रफ आइडिया है। अगर आप एक्चुअल मेजरमेंट से देखोगे तो आपको एक्चुअली जो है इनकी हाइट जो इसमें गिवन है वही हाइट आपको मिलने वाली है। देखो अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको कैसे पता चला कि हमारा जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में रखा था। तो बेटा एक ही है ऐसा, जो रे डायग्राम एक ही ऐसा था जहां पर हमारी जो इमेज की हाइट थी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी हो रही थी। और सेकेंड थिंग कि भाई हमारा जो फोकस है देखो वो कहाँ है, -20 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के लिए क्या आया था, -30 सेंटीमीटर। तो सोचो -20 सेंटीमीटर अगर ये है हमारा, इसका डबल क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल बी -40, तो इन दोनों के मिड में तो होगा -30, सिंपल है। चलिए आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी एंड आई होप कि आपको मिरर फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर एक्चुअली आ गया है तो हमारा मिरर का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। दैट मीन्स कि हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ऑलमोस्ट कर लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। बस हमारा एक टॉपिक रह गया है जो कि है यूजेस, वो भी हम कर लेंगे। आफ्टर दैट हमारा जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, जो मिरर वाला पार्ट है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। इसका जो सेकेंड टॉपिक है, इसी चैप्टर का जो सेकेंड टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।